Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to class number 10 of Web 3.0 and Metaverse course. अच्छा, अभी तक आप लोगों ने सो फार ये समझ लिया क्लास के व्हाट एक्चुअली इज़ द कोडिंग। आप लोगों ने HTML, CSS, रिस्पॉन्सिवनेस, टेलवेंट वगैरह के थ्रू आप लोगों ने कोडिंग के हवाले से बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिया क्लास में। अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? ऑब्वियसली वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द लर्निंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द लर्निंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो भी मैं समझा दूँ कि जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इज़ द सेकेंड हाईली पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड। और आप लोग ने आज तक जो HTML सीखा उसमें आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा, आपने जो CSS सीखा उसमें CSS के थ्रू आप लोगों ने ऑब्वियसली जो समझी चीज़ वो ये समझा कि किस तरीके से आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू पीपल हैव लर्न वाइल डीलिंग विद द CSS। अब जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना क्लास, तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली होता ये है कि जावास्क्रिप्ट में आप लोग जो है मतलब लाइक ऑब्वियसली like the human is there, the human can speak, the human can walk, the human can talk, the human can respond, so all these are the functionality। अच्छा, इसी तरह से आप लोगों ने चैट एप्लीकेशन बनाई होगी तो वो एक फंक्शनैलिटी बेस्ड चीज़ें चल रही होती है। आप लोगों ने जो है वो मतलब लाइक स्टेटस वगैरह अपलोड किया होगा, ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी में आती है। मैं अभी लाइव वीडियो कर रहा हूँ, दिस इज़ द फंक्शनैलिटी विच फेसबुक इज़ प्रोवाइडिंग टू अस, एंड थ्रू दैट वी आर एक्चुअली सर्विंग द कम्युनिटी, राइट। सो चलें चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, और मैं जो है सबसे पहले नोटपैड खोल लेता हूँ, और नोटपैड खोलते ही व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ वन थिंग, एंड दैट थिंग इज़ कि इस नोटपैड पे आप लोगों को मतलब लाइक जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीज़ें समझा दूँ, ठीक है। हम ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था डिमांड एंड द स्कोप ऑफ जावास्क्रिप्ट इज़ ऑन द पीक, सही है। मैं अभी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ये इतनी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप लोगों को याद होगा कि जब स्पेस एक्स लॉन्च हुई थी तो स्पेस एक्स वॉज अ रेवोल्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड। हुआ ये था कि जो एलन मस्क है, आप सब उसका नाम आप जानते होंगे, जो अभी जंग भी चल रही है मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के दरमियान में रिलेटेड टू द थ्रेड एंड ट्विटर। तो कहने का मकसद ये कि एलन मस्क केम अप विद एन आइडिया कि जो भी स्पेसशिप इस दुनिया से बाहर जाती है, सही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है मतलब लाइक सैटेलाइट के प्लेसमेंट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है और $1 मिलियन का नुकसान हो जाता है। तो ही केम अप विद एन आइडिया कि हर वो स्पेसशिप जो बाहर जाएगी सैटेलाइट के प्लेसमेंट के बाद वो रिटर्न बैक टू द अर्थ आ जाएगी, ताकि रीयूजेबिलिटी हो जाए और $1 मिलियन का नुकसान बच सके, ठीक है। वो ऑब्वियसली आपको पता है फेल हुआ और फिर कामयाब हो गया। तो जो स्पेस एक्स में बिजनेस लॉजिक है ना, वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की है। So JavaScript is that much powerful which you people have already know about this thing, and I hope कि आपको इसको समझ के और चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए भी तैयार हैं। फर्दर मोर मैं एक और चीज़ आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, और वो ये बात है कि जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की तो ये बेइंतहा आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यू डोंट हैव टू डिवोट योर मैक्सिमम टाइम इन लर्निंग द जावास्क्रिप्ट बिकॉज ये इतना आसान है, सही है। पाइथन दुनिया की सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो आती है ना वो पाइथन के बाद आती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन दिस थिंग, और इसके मुताबिक आप चीज़ों को कवर अप भी कर सकते हैं, राइट।
तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, और उसके मुताबिक मैंने नोटपैड खोल लिया। अच्छा देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो कोडिंग पे डिपेंड करती है, और जब मैं कोडिंग की बात करता हूँ तो कोडिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर सिंटेक्स पे की जाती है, ठीक है। अच्छा, जब मैं सिंटेक्स की बात करता हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मतलब what actually is the syntax? It's the way how you write the code, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? इट्स द वे हाउ यू राइट द कोड। अच्छा, हमने देखा कि जो HTML में टैग्स बनते हैं वो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, टेक्स्ट और फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होता है, और हम जब CSS पे करते हैं तो हम सिलेक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं, हम जब रिस्पॉन्सिवनेस पे करते हैं तो फ्लैक्स बॉक्स वगैरह, मीडिया क्यूरी वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग हैज़ समथिंग विच वी कॉल इट एज अ जर्नल सिंटेक्स, कि जिस पे रहते हुए सारा काम हो रहा होता है। तो आप हम जो जावास्क्रिप्ट पे भी सारा काम करेंगे ना वो एक जनरल सिंटेक्स पे रहते हुए काम करेंगे। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, जो व्हाट व्हाट इज द प्रोग्राम, कैन एनीवन टेल मी कि जब मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ, ये मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्रामिंग? सो प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, प्रोग्रामिंग आप क्यों लिखते हैं? व्हेन यू वांट कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क फॉर यू, यू राइट अ प्रोग्राम ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर से चाहते हैं ना कि वो आपके लिए कोई काम करे, तो उस वक्त आप क्या करते हो कि आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, और उसके मुताबिक आप कंप्यूटर से। अच्छा, जब चार्ल्स बेबेज ने 1950 में पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था, तो जब आप एक ह्यूमन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता था तो कंप्यूटर इज समथिंग विच अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ 1 and 0, सही है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कि को कौन सा काम करना है, उस पर होता ये था कि चार्ल्स बेबेज वाले ज़माने में 1 और 0 की लैंग्वेज लिखनी पड़ती थी, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो अब जो लैंग्वेज, जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे ना क्लास, वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। अच्छा, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ वन थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वो मतलब लाइक ट्रांसलेट होगी इनटू द मशीन लैंग्वेज। अच्छा, जो प्रोग्रामिंग हम जावास्क्रिप्ट पे करते हैं ना, सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग। वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। द नंबर 1 इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द नंबर 2 इज low level programming language, okay, number 3 is machine language, ठीक है। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, हम पाइथन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं C# की, राइट, या चलो C# हम ऐसे लिख देते हैं। हम बात कर रहे हैं C लैंग्वेज की, सही है, हम C++ की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं पास्कल की, या हम बात कर रहे हैं कोबोल की, या हम बात कर रहे हैं जावा की, राइट। सो ऑल दीज आर द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। अगर कल को आप उर्दू को ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहें ना, वो भी आप बना सकते हैं, सही है। जैसे आज जावास्क्रिप्ट पे रहते हुए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई है, React.js है, एंगुलर है, आपके पास Vue.js है, Next.js है, Node.js है, Electron.js है, ऑल दीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि जावास्क्रिप्ट की इतनी वर्ल्ड वाइड डिमांड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम जब मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं ना, चाहे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज ओवर देयर, हम डाटा साइंस की बात करें तो टेंसरफ्लो के थ्रू डाटा साइंस का सारा काम जावास्क्रिप्ट पे होता है। हम जब बात करते हैं
ब्लॉकचेन की तो solidity.js जावास्क्रिप्ट इज ओवर देयर। हम जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करती है तो दुनिया के जितने भी बड़े जाइंट्स हैं जो एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट नेटिव है, इसके अलावा व्यू जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, एंगुलर है, एवरीथिंग इज जावास्क्रिप्ट। सही है। तो जावास्क्रिप्ट, दैट इज ओनली वाई जावास्क्रिप्ट इज एक्चुअली ऑन द वेरी टॉप। और जितना भी काम आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते हैं वो आपकी वर्थ को इंक्रीज कर रहा होता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर, राइट। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझा रहा था कि जब आप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प, ये सारे। इसके अलावा भी बहुत सी हैं ऑब्वियसली, जो कि जैसे पीएचपी हो गई या एक्सवाईजेड, ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है। अच्छा, व्हाट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसे असेंबली लैंग्वेज है, सही है, इट्स अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, जब मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करता हूँ तो इट्स नियर टू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? इज अ लैंग्वेज ऑफ वन एंड जीरो। सही है। सो अच्छा, जब ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं समझता, कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, द लैंग्वेज ऑफ वन एंड जीरो। अच्छा, इसके लिए यूज होता है ट्रांसलेटर्स। वो कौन कौन से ट्रांसलेटर्स होते हैं? इसमें सबसे पहले होता है कंपाइलर, राइट। नंबर 2 इज assembler. Number 3 is obviously interpreter, सही है। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट है ना क्लास, कंपाइलर क्या करता है, पूरे का पूरा कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। असेंबलर बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसलेट करने के लिए। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इंटरप्रेटर यूज़ करता है। पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सारे इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा होता है। पहले वन लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकेंड लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट करेगा, एंड सो ऑन। अच्छा, मैं इस पे यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है ना, वो ट्रांसलेट होते हैं। अच्छा, ट्रांसलेट में ऑब्वियसली जो पाइथन इज ऑन द टॉप, क्योंकि वो मतलब उसकी जो ट्रांसलेशन टाइम है ना, इंटरप्रिटेशन टाइम है, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी है, और यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, whatever is in the field of IT, right? HTML is a markup language. It's not a programming language. अच्छा, do you know what is markup language? मार्क का मतलब क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ मार्क का मतलब। मैंने खोला पेंट, राइट, मैंने खोल दिया पेंट, सही है। पेंट में मैंने जो है ये पेंसिल उठाई और मैंने ये मार्किंग करना शुरू कर दी। कैन यू सी दिस थिंग? अच्छा, ये जो मार्किंग नज़र आ रही है ना, तो HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर जनरेट करता है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर जनरेट करता है? आपका वेब का स्ट्रक्चर जनरेट करता है। एंड दैट इज ओनली वाई HTML इज कॉल्ड एज अ मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि वो मार्क्स जनरेट करता है, सही है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल, राइट क्लास? इज दिस क्लियर टू यू पीपल? एंड दैट इज ओनली वाई जो HTML है ना, वो मार्कअप लैंग्वेज कहलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हमने HTML पे मतलब लाइक ऑब्वियसली CSS इज ऑब्वियसली डिजाइनिंग बेस्ड लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग HTML को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। चले जी, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं लर्निंग जावास्क्रिप्ट, राइट। और मैंने राइट क्लिक किया, सॉरी, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड किया, तो मेरे पास ये VS कोड पे खुल गया।
यस आई ट्रस्ट। अच्छा, मेरे पास ऑब्वियसली जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो वेब पे होगी। वेब पे उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि जब आपके पास HTML का पेज मौजूद हो, क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे थे तो वो HTML के ऊपर ही डिज़ाइनिंग कर रहे थे। अब ह्यूमन है नहीं, आप उसको चला कैसे सकते हो भाई? एक चीज़ होगी तो चलाओगे ना। तो दैट इज़ ओनली वाई जो आपका मार्कअप है ना, यानी HTML का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी उसी के ऊपर लगती है। ठीक है। अच्छा, हम जब HTML का पेज बना रहे थे तो हमने ये समझा था कि हमने क्या करना है, इंडेक्स डॉट HTML बनाना है। हम जब ऑब्वियसली CSS की बात कर रहे थे तो हमने स्टाइल डॉट CSS बनाया था। हम जब क्लास जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे ना तो वी आर गोइंग टू मेक इट app.js। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, मैं इंडेक्स डॉट HTML पे आया, मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और जनरल स्ट्रक्चर लगा दिया। अच्छा, ऑब्वियसली अभी हम CSS का तो काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए जा रहे हैं। जैसे CSS को इंटीग्रेट करने के लिए हम लिंक का टैग इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो हम स्क्रिप्ट का टैग का इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर SRC के अंदर आप क्या कर दोगे, app.js लिख दोगे। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। आपने app.js लिख दिया, अब आप क्या करोगे, सिंपली आप app.js में, अच्छा जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना क्लास, वो ये है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनी नहीं है, या फॉर एग्जांपल एक क्लास का स्ट्रक्चर बना नहीं है, यानी दीवार वगैरह बना नहीं है, और आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर क्लासेस शुरू कर दो। ऑब्वियसली सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दीवार का स्ट्रक्चर वगैरह बने। सही है। तो इसी तरीके से HTML का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो है ना आप उसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगाते हो। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वन थिंग, एंड दैट थिंग इज़ कि हम यहाँ पर आएंगे और स्क्रिप्ट का जो टैग है ना वो हमेशा बॉडी के बाद लगता है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस विच यू हैव टू फॉलो एज वेल। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। चले जी क्लास, आगे बढ़ते हैं हम app.js पे आगे। अच्छा, जिस तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ना मतलब आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करोगे तो उसका एक पर्टिकुलर आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आउटपुट से क्या मुराद है? आउटपुट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे C लैंग्वेज में आप प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं, पाइथन में प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, आप जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, C# में आप कंसोल डॉट राइट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट में मेजर प्रिंट करने के 3 तरीके होते हैं। वो तीनों तरीके मैं आपको समझा दूँ। एक तो आप अलर्ट करते हो, व्हाट इज़ अलर्ट। सही है। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप स्टार्ट करते हो तो एक चीज़ बहुत मैंडेटरी होती है, वरना वो चीज़ मतलब लाइक एक एक कहीं ना कहीं एक रिवायत है जो कि पूरी नहीं हो पाएगी, उसका हेलो वर्ल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो अलर्ट मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया, दूसरा मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सही है। देन वी आर हैविंग वन मोर, और वो क्या है, कंसोल डॉट लॉग, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन हेलो वर्ल्ड। ठीक है क्लास, ये 3 मेजर प्रिंट करने का, आउटपुट का प्रिंट करने के तरीके हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी है, बट अभी के लिए अभी ये आप 3 समझ लें कि जिसको आपको लेके आगे चलना है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने index.html में स्क्रिप्ट का टैग बनाया था जो कि मेरे HTML के साथ मेरी app.js कनेक्ट हो गई। app.js में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ व्हेन आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर, और मैं जो है अपना index.html का पेज खोलूँगा, सो आई विल बी एबल टू सी कि कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। तो इसका सेव होना, index.html का सेव होना तो बहुत ज़रूरी है, और इन सबसे बेहतर है कि आप ऑटो सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है। व्हेन आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर, तो क्लास मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू विल बी एबल टू सी कि जो हेलो वर्ल्ड जो है ना मेरे पास, वो इस तरह से पॉपअप पे शो हो गया। मैंने इसको ओके किया, फिर मेरे पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो हो गया। ठीक है। यानी जो पॉपअप है ना वो अलर्ट से शो हुआ है,
और हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पर शो हो रहा है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हुआ है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग पे क्या होता है कि आप राइट क्लिक करेंगे वेब पे आकर और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। सही है, तो ये आपके पास हेलो वर्ल्ड इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। राइट, furthermore what we are going to do is one thing and that thing is कि आप लोग जब ये सारा काम कर रहे होते हैं ना तो इस पे जो है मतलब लाइक आपका आउटपुट जनरेट होना बहुत ज़रूरी है एंड इसी के मुताबिक आप चीज़ों को आगे लेके चल रहे होते हैं। चलें जी, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आपको फर्दर चीज़ समझाने के हवाले से। अच्छा, जिस तरह से ये प्रिंट करना, आउटपुट को प्रिंट करना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से एक कुछ और चीज़ें जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वेरिएबल का समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने var a लिखा इक्वल्स टू 5 और सेमी कॉलन दे दिया। क्लास var इज अ कीवर्ड जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने में काम आता है। राइट क्लास, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली इसलिए डिक्लेयर किया जाता है कि आप मेमोरी में जो है ना एक स्पेस को एलोकेट करते हो। मैं पेंट दोबारा खोलता हूँ और मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ये है एक मेमोरी, ठीक है। इस मेमोरी के मल्टीपल क्या है, चंक्स हैं। इस मेमोरी के क्या है, मल्टीपल चंक्स हैं, राइट। अच्छा, जब मैं चंक्स की बात करता हूँ तो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चंक है ना, तो इस मेमोरी के स्पेस को आप क्या कर दोगे, रिजर्व कर दोगे। और आपका जो भी मतलब लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट एवर यू पीपल आर एक्चुअली मेकिंग द वैल्यू, मतलब जो भी सेव कर रहे होंगे ना वो इस पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन पे आके सेव हो जाएगा। तो ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वो एक मेमोरी में एक स्पेस को एलोकेट कर देता है। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। अच्छा, वेरिएबल मैं दोबारा बता देता हूँ। वेरिएबल मेमोरी, ये क्या है, ये है मेमोरी। क्या है क्लास, मेमोरी, राइट। इस मेमोरी में वेरिएबल क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेस को एलोकेट कर देता है और उस एलोकेशन के बेस पे क्या होता है कि वहाँ पर आप वैल्यू को स्टोर करते हो, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आई होप दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर क्लास। राइट क्लास, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए के नाम से। अच्छा, इक्वल्स टू क्या है, ये बेसिकली इक्वल टू नहीं है, ये असाइनिंग ऑपरेटर है, सही है। जिसके अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया, 5 असाइन कर दिया जो कि एक एज अ वैल्यू है। और ये सेमी कॉलन नहीं है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है क्लास। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि var इज अ कीवर्ड, व्हाट इज वेरिएबल वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इक्वल्स, ये इक्वल्स टू नहीं है, ये असाइनिंग ऑपरेटर है जिसके अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया है, 5 असाइन कर दिया है क्लास। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने var b इक्वल्स टू 10 लिख दिया है, सही है। मैंने var c इक्वल्स टू कर दिया है a प्लस बी, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल अलर्ट कर दिया किसको, सी को, राइट। अच्छा, जो यहाँ पर आपने कोड लिखा है ना, आप चाहते हैं कि इसको कमेंट कर दें, तो हमने HTML वगैरह में सीखा था कि कमेंट किस तरह किया जाता है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से। अच्छा, HTML और CSS का जो कमेंट करने का सिंटेक्स था वो डिफरेंट था और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, सिंपली डबल स्लैश के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं। आई गेस दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल क्लास। आगे बढ़ते हैं। जो वेरिएबल है वो डिक्लेरेशन होती है और उसकी जो वैल्यू है वो इनिशियलाइजेशन होती है। सो लेट्स सी द आउटपुट क्लास। आउटपुट देखते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, 15 इज द आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, अब थोड़ा सा जो फाउंडेशन थी जावास्क्रिप्ट के हवाले से वो मैंने आप लोगों को समझा दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट में हम जो बुक फॉलो करेंगे वो होगी अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट।
जिस तरह हम लोग HTML में वैली डकेट की बुक को यूज़ करते हुए पढ़ रहे थे, इसी तरह हम लोग अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये बहुत एक अच्छी बुक है। तो हम लोग थ्रू आउट जावास्क्रिप्ट इस बुक को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट नेम के नाम से। एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट नेम के नाम से। अच्छा, ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करके आप नंबर ले सकते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को स्ट्रिंग और नंबर में डिफरेंस पता नहीं होगा, वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वार फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा और उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी बिलाल। सेकंड, एक और वेरिएबल मैंने बनाया लास्ट नेम के नाम से, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी अहमद। अब मैं चाहूँ तो 3 तरीके से अपना आउटपुट देख सकता हूँ ब्राउज़र पे। पहला तरीका है आपका अलर्ट का, कि मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को देख लूँ। अच्छा, जब मैं 2 स्ट्रिंग्स को करवाता हूँ शो, तो अब देखें यहाँ पे लास्ट नेम का एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कॉन्कैटिनेशन। अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है। मैंने रिफ्रेश करा तो हमें ये एक पॉपअप शो करा बिलाल अहमद के नाम से। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके चेक करता हूँ, सेव करा, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश करा, तो ये बिलाल अहमद हमें ब्राउज़र पे शो हो गया। और जो इसका लास्ट और फाइनल तरीका है console.log, सेव करा, रिफ्रेश करा, ब्राउज़र पे गया, इंस्पेक्ट करा, कंसोल पे हमें बिलाल अहमद दिखाई दिया। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि बिलाल अहमद में स्पेस आ जाए, तो आप लोग आएंगे VS कोड में और प्लस के बाद इन्वर्टेड कॉमास दे देंगे, सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो बिलाल अहमद आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक वेरिएबल लेता हूँ मैं num1 इक्वल टू 10, var num2 इक्वल टू 20। मैं कंसोल पे num1 को ऐड करना चाह रहा हूँ num2 से। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश करा, तो ये 1020 आया। वजह ये है कि हमने जो ये नंबर लिया। अच्छा, स्ट्रिंग की पहचान क्या होती है? कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में हो वो स्ट्रिंग होता है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चाहे टेक्स्ट हो या नंबर हो, वो चीज़ स्ट्रिंग है। अब num1 के वेरिएबल num1 का जो वेरिएबल है, उसने जो वैल्यू इनिशियलाइज करी है वो 10 नहीं करी, उसने 10 तो करी है, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। इसी तरह num2 ने भी की जो वैल्यू है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो 10-20 को उसने मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दी, तभी हमें 10-20 नज़र आ रहा है। VS कोड पे हम आते हैं, अब हम स्ट्रिंग वैल्यू हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, क्योंकि ये अब एक नंबर बन चुका है। आगे चलते हैं। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स हमने कर लिया और वेरिएबल फॉर नंबर्स भी हमने कर लिए। अच्छा, एक और बात, मैं अपने कोड पे आता हूँ
मैंने एक वेरिएबल बनाया num3 के नाम से। मैंने इससे कहा कि num3 में 20 वैल्यू है num3 की, उसमें एडिशन कर दिया मैंने num2 का। ठीक है, इसका आंसर चेक करके देखते हैं। num1 में 10 है, num2 में 20 हमारे पास, और num3 में 20 उसकी वैल्यू, और उसमें प्लस मैंने num2 कर दिया। सेव करके चेक करते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या शो होता है। हमारे पास 40 आया। तो इससे ये पता चला, देखें num2 के अंदर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव हुई हुई है, 20 सेव हुई हुई है इस वेरिएबल के अंदर, और num3 के अंदर 20 है। तो जब num3 को मैंने जब इनिशियलाइज करी उसकी वैल्यू, तो 20 के बाद मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया उसमें num2 की वैल्यू। num2 के अंदर हमारे पास 20 था, तो 20 एंड 20, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया 40। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल। अच्छा, अब हम वेरिएबल नेम किस तरीके से दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, अब वो देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी मैंने आपके सामने फर्स्ट नेम, ये है कैमल केस, 2 लेटर्स, फर्स्ट लेटर मैंने स्मॉल रखा और सेकंड लेटर मैंने कैपिटल रखा, ये कहलाता है हमारा कैमल केस। ये बेस्ट प्रैक्टिस है वेरिएबल डिक्लेयर करने की। उसके बाद ये एक लीगल वेरिएबल है, इस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है आपके पास फर्स्ट नेम, आप फर्स्ट और नेम के नीचे अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, आप इस तरह वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया वार, आप सिंपल नेम भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप नाम के बाद नंबर्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे पास कुछ लीगल वेरिएबल नेम। आप इन वेरिएबल नेम को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। अब हैं कुछ इलीगल वेरिएबल्स। क्या होते हैं कि आप कोई भी वेरिएबल नंबर से नहीं बना सकते। मैंने फर्स्ट नेम से पहले 1 2 3 एंटर करा तो उसने मुझे एरर दिखा दिया। एरर पढ़ें, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। मतलब कोई भी कीवर्ड, वार हो, लेट हो, कॉन्स्ट हो, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी कीवर्ड, कोई भी आइडेंटिफायर इनिशियल जब हम डिक्लेयर करेंगे उसका नेम, तो हम नंबर से नहीं कर सकते, न्यूमेरिक लिटरल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हम कोई भी किसी भी दो नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। मतलब वो इस नेम को अलग समझ रहा है और इस नेम को अलग समझ रहा है, दो वेरिएबल के नेम समझ रहा है। उसके बाद आप किसी नाम के आगे आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते आप। और आप किसी भी वेरिएबल के नेम में बीच में भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते। तो ये कुछ लीगल और इलीगल वेरिएबल्स हैं जिससे आप अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखें जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो बेस्ट प्रैक्टिस है, पहला जो लीगल वेरिएबल है वो है हमारे पास कैमल केस। मैंने वार का कीवर्ड लगाया, कोई भी नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम छोड़ें, लास्ट नेम हो सकता है, फुल नेम हो सकता है, कुछ भी नेम हो सकता है। जो फर्स्ट नेम जो फर्स्ट होगा हमारे पास वर्ड,
वो स्मॉल में होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा उसका पहला लेटर आप कैपिटल करते हैं। ये होता है हमारे पास कैमल केस। ये एक वेरिएबल है जो हम दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड है कि अब हम जो वेरिएबल हमारे पास होगा, टू वर्ड्स के दरमियान हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। उसके बाद अच्छा एक और, हम डैश भी नहीं दे सकते। अंडरस्कोर अलग चीज़ है और डैश अलग चीज़ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं अगर थोड़ा जूम करूँ, यहाँ पे इन्होंने var के नाम से num का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। अच्छा, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिक्लेयर और इनिशियलाइज, क्या फ़र्क है दोनों में? मैंने var num1 को वैल्यू दी 20 और मैंने var num2 को एज इट इज़ रखा। अच्छा, डिक्लेयर और इनिशियलाइज में फ़र्क ये है कि हमने ये जो var num2 है ना, ये हमने num2 का जो हमने num2 का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर दिया, इसको कोई वैल्यू नहीं दी हमने। ये कहलाता है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब हमने num2 का एक वेरिएबल बना के रख दिया, उसकी वैल्यू अभी नल है, उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये कहलाता है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। जबकि ऊपर आप देखें num1 का एक वेरिएबल बना हुआ है और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी, तो हम इसको कहेंगे वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में। उसके बाद हाँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, अभी हमने ऊपर देखा कि var, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने num1 का एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने 20 वैल्यू दे दी। अब नीचे var num2 है, इसका मैंने वेरिएबल का जो नेम है वो डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसको वैल्यू तो दी नहीं। तो हम वैल्यू कैसे देंगे वो देखें। अब मैं आता हूँ, मैंने लिखा वेरिएबल num1 इक्वल टू 20, var num2 को मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा। अब मुझे अगर num2 की वैल्यू देनी होगी ना, तो मैं num2 इक्वल टू 50 कर दूंगा। मतलब जो 41 लाइन में मैंने एक वेरिएबल num1 बनाया और उसी वक्त मैंने उसको वैल्यू दे दी, जबकि 43 लाइन में मैंने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर उसको नीचे इनिशियलाइज करा। अब अगर मैं कंसोल पे num1 प्लस num2 को चेक करूंगा, तो देखें आंसर क्या आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आंसर 70 आ गया। ठीक है, तो यही इसमें बताया जा रहा है कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, फिर एक और वेरिएबल बनाया और num प्लस 200। अब num एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू सेव है? 10, तो 10 प्लस 200, तो आंसर 210 आएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आता है अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। आइए इसको देखते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने var एक वेरिएबल बनाया num इक्वल टू 1, ठीक है। पहले कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि num में वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। हमारे पास 1 आ रही है, ठीक है। हमारे पास अनफेमिलियर ऑपरेटर्स में पहली चीज़ होती है हमारे पास, अच्छा पहली चीज़ नहीं होती, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरा होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। दो चीज़ें होती हैं। अब पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट में फ़र्क क्या है? मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा var num इक्वल टू 1। मैंने बोला कि var रिजल्ट इक्वल टू num प्लस प्लस, ठीक है। और इसको मैंने सेव करा। पहले चेक करते हैं इसका आउटपुट आ क्या रहा, ठीक है। ये चीज़ जो कहलाती है ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद जो ये चीज़ कहलाती है हमारे पास, अगर मैं इसको कंसोल करके चेक करता हूँ पहले। रिजल्ट में अभी num 1 आ रहा है, अच्छा num में वैल्यू 1 सेव है। num प्लस प्लस का मतलब ये है कि num के अंदर जो 1 है उसमें एक का एडिशन कर दो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 प्लस 1, ये जो 1 है ये num का है, प्लस 1 मतलब एक में एक का इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा, जब मैंने ऐसा करा, अब आपके लिहाज से जब रिजल्ट एक मैंने वेरिएबल बनाया, num को डबल प्लस लगा के मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, मतलब 1 प्लस 1 तो 2 होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र पर आया तो ये 1 का 1 ही रहा। तो देखा जाए तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मतलब 1 को प्लस करो बाद में, ठीक है। अब जब मैंने रिजल्ट को शो कराया तो हमारे पास 1 आया। अब अगर रिजल्ट के बाद मैं कंसोल करूंगा ना num 1 को चेक करने के लिए कि मेरे पास 1 के बजाय 2 हुआ, मतलब अपडेशन हुई, मैंने सेव करा, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा तो हमारे पास 2 आ गया। मतलब हमने इंक्रीमेंट कर दिया लेकिन उसने फौरन रिजल्ट नहीं दिखाया हमें। यहाँ पे हमने जब इसको कॉल करा, मतलब इसमें अपडेशन हुई, कब हुई? जब हमने इस एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, उसके इंक्रीमेंट मतलब उस नम की जो वैल्यू 1 है उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दें अभी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसी तरह ये जो किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस, ये कहलाता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा? प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस, मतलब 1 माइनस 1, ठीक है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। मैंने सेव करा, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश करा तो देखिए पहले 1 क्या आ रहा था? 51, जो ये है app.js 51 लाइन में आंसर 1 क्यों आया? क्योंकि रिजल्ट में पहले num 1 प्रिंट हो चुका था, मेमोरी में पहले num आ चुका था, तभी उसने हमें 1 दिखाया जो उसकी इनिशियलाइज वैल्यू थी। लेकिन जब हमने num को कॉल करा, हमने जब num को कंसोल करके चेक करा
तो इसने बाद में अपडेशन करी, तो 1 माइनस 1 0, आप देख सकते हैं 53 लाइन पे 0। अभी हमने जितना भी काम करा है ना, वो हमने करा है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पे, ठीक है। अभी जितना भी हमने काम करा है वो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में करा है। पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल हो उसके आगे प्लस प्लस, कोई भी वेरिएबल हो उसके आगे माइनस माइनस, ये चीज कहलाती है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की, ठीक है। जिस तरह अब हम क्या करते हैं, अब हम नम 1 इक्वल टू 5 बल्कि 10 ले लेते, ठीक है। अब रिजल्ट इक्वल टू नम 1 प्लस प्लस, ये क्या था हमारे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट था। प्री इंक्रीमेंट क्या होगा कि वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगा दो, बस ये डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर रिजल्ट को चेक करें, रिजल्ट क्या है, तो हम ये पुराना कोड को कमेंट कर देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखें पहले क्या हो रहा था। अच्छा, आपने देख सकते हैं यहाँ पे 10 नम 1 में था, हमने प्री इंक्रीमेंट लगा के इसका रिजल्ट चेक करा तो ये 11 हो गया। जबकि अगर आप ऊपर देखते पोस्ट इंक्रीमेंट में, जब हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे तो चेक कर रहे थे तो वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी जो हमने इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कराई थी। जब हमने इस नम जो हमारी पहली इनिशियलाइज वैल्यू है इसको जब हमने चेक करा तो तब हुई थी, मतलब बाद में। पोस्ट का मतलब क्या है कि पहले जो वैल्यू आ गई वो उसने मेमोरी में सेव कर ली और वही वैल्यू हमें रिजल्ट वाले वेरिएबल में उसने सेव करा दी, मतलब बाद में अपडेशन हुई है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है हमारे पास कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज करा, 10 वैल्यू दी, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना के पहले प्लस प्लस, ये होता है प्री इंक्रीमेंट। मतलब पहले जो वैल्यू आई है उसको +1 कर दो और फिर उसको बाद में उसका वेरिएबल नेम, जो यहाँ पे 10 सेव है, 10 + 1, मतलब पहले उसने प्लस कर दिया फिर इसमें वेरिएबल जो वैल्यू थी वो रिजल्ट में सेव करा दी। तभी हमें यहाँ पे अगर हम ब्राउजर में चेक करें यहाँ पे 11 दिखा दी। इसके बरअक्स अगर हम कॉपी करके उसको कमेंट करते नीचे आते हैं प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस, तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा 9। क्यों आएगा? क्योंकि 10 यहाँ पे सेव हुआ, पहले उसने ऑपरेशन परफॉर्म करा, उसके बाद इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आके वो सेव हो गया। हम इसको सेव करते हैं, ऊपर ब्राउजर पर जाते हैं, हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये 9 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो मतलब बाद में अपडेशन नहीं हुई। ये मेन जो कॉन्सेप्ट है प्री और पोस्ट का, इसमें डिफरेंस ये है कि प्री इंक्रीमेंट साथ साथ अपडेशन करता है और पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में अपडेशन करता है जब हम जो वैल्यू पहले इनिशियलाइज करी थी अगर हम उसको कॉल करें कंसोल पे। बस आप लोग अभी इतना समझें कि अगर जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू अपडेट होगी वो रन टाइम उसी वक्त नहीं होगी, ठीक है। मैं एक कराता हूँ। मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने इसको बोला कि जो आप एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने बोला नंबर में प्लस प्लस कर दो और कंसोल कर दिया मैंने रिजल्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नंबर
जो एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू सेव है वो है 20। जो सबसे पहले आया ना वेरिएबल, जो रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो सबसे पहली चीज आई वो आया नंबर। नंबर आया, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब एडिशन करेगा +1 का। तो अब हम अगर इसका रिजल्ट चेक करेंगे ना, तो हमारे पास अपडेशन नहीं आएगी। 20 वही वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने पहले मेमोरी में नंबर की वैल्यू को सेव कर लिया और फिर बाद में इंक्रीमेंट करा। अब हमने तो प्लस प्लस लगाया, तो इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए हम कंसोल करेंगे इस नंबर की वैल्यू को। इसको कैंसिल करते हैं। अब देखिएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 21। ये देखें 21 हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, सेव करके चेक करा तो ये अभी तक 20 है। ठीक है, क्योंकि हमने इस रिजल्ट को चेक करा। लेकिन जब हम नंबर को फिर से चेक करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे, तो वो 19 हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरह लेकिन जब हम लोग काम करते हैं, ये पोस्ट हो गया, अब हम काम करते हैं प्री में। ये है प्री इंक्रीमेंट, मतलब नंबर में 20 सेव है, एक वेरिएबल रिजल्ट हमने इनिशियलाइज करा, उसके अंदर पहले एडिशन होगी, मतलब पहले +1 होगा जो नंबर है, उसके बाद फिर रिजल्ट में शो होगा। अब हमें अपडेशन वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करता हूँ, रिजल्ट चेक करते हैं तो 21 हो गया। इसी तरह माइनस माइनस चेक करते हैं तो 19 हो गया। ठीक है, तो यह फ़र्क है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कैलकुलेशन का एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा 20 + 30 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने सेव करा तो आया 25। ठीक है, क्यों आया वो चेक करते हैं। आप लोगों ने मैथ्स लाजमी पढ़ी होगी, तो मैथ्स में जब आप लोग एक चीज़ पढ़ते थे, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल बहुत ही मशहूर रूल है, सबको आई थिंक इसका पता होगा। तो बॉड मास, जावास्क्रिप्ट बॉड मास रूल अप्लाई करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में। ठीक है, हुआ क्या कि बॉड मास जो ये है, बॉड मास, ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ है बी, यानी ब्रैकेट। जब भी कैलकुलेशन में ब्रैकेट आएंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में 20 + 30, हमारे पास 20 + 30 ये एक ब्रैकेट है, इसका आंसर हुआ 50। जब 50 हुआ फिर आए ये ब्लू ब्रैकेट्स, 50 × 5 जो कि हुआ हमारे पास 250। 250 के बाद 10 से डिवाइड हुआ, जब 250 10 से डिवाइड होता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जब आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आगे जाके जब आप लोग काम करेंगे, तो याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जावास्क्रिप्ट बॉड मास रूल अप्लाई करता है, यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा,
उसके बाद फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी और फिर होगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोर कॉन्सेप्ट था जो आपको मुझे बताना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है कॉनकैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, नीचे आते हैं। कॉनकैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल फर्स्ट नेम के नाम से। फर्स्ट नेम है हमारे पास बिलाल और हमारे पास लास्ट नेम है हमारे पास उमेर। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाया मैंने फुल नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को मैंने कॉल करा। ठीक है, और इसको मैं कंसोल करके चेक कर लेता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउज़र जाके रिफ्रेश करते हैं, बिलाल और उमेर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पहले मैंने अभी आपको जब ऊपर रिसेंटली अभी बताया था मैंने आपको कि अगर आपको स्पेस देना है तो आप प्लस के बाद इन्वर्टेड कॉमास दें और फिर प्लस दे दें। ठीक है, सेव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एक टेक्स्ट लेते हैं, उस पर हम लोग एडिशन करते हैं। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा, अच्छा, फर्स्ट नेम के वेरिएबल में बिलाल सेव हुआ, लास्ट नेम के वेरिएबल में उमेर। उससे पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छा, इसको मैं सेव करके पहले देखते हैं इसका आउटपुट आ क्या रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करा तो आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बिलाल उमेर। ठीक है, क्या हुआ कि अगर आपके पहले वेरिएबल में एक नाम सेव है और दूसरे वेरिएबल में भी कोई एक नेम सेव है तो अच्छा, ये चीज़ जो कहलाती है ना, ये होता है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल से पहले आप टेक्स्ट को किस तरह लिखते हैं इसमें वो बताया जा रहा है कि अगर आपको, जैसे मैंने फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम लिखा तो बिलाल और उमेर आ रहा था। अगर मुझे कोई सेंटेंस बनाना है, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस, जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बिलाल उमेर। ठीक है, तो तरीक़ेकार क्या होगा कि जो चीज़ आपको टेक्स्ट में लिखनी है वो आप स्ट्रिंग में दोगे और जो आपके वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है उसको आप स्ट्रिंग में नहीं दोगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको भी स्ट्रिंग में कर देते हैं। फर्स्ट नेम को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम दिखाई देता है। तो जो भी आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है ना वेरिएबल को सेव करवाने के लिए, तो उससे पहले आप लोग टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं ये वो बताया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम लिखा और दोनों के आगे कॉन्कैटिनेशन करवा दी। ठीक है, अब ये बिलाल उमेर है। ठीक है, मैंने, अगर मुझे इससे पहले कोई टेक्स्ट देना है, मतलब मैं चाहता हूँ कुछ टेक्स्ट आए उसके बाद फिर इन दोनों का नाम आए, तो आपको इससे पहले प्लस लगाना है या आपको इसके बाद भी टेक्स्ट लिखना है। अगर मुझे लिखना है बिलाल उमेर, मैंने प्लस लगाया, उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेशन में अपना टेक्स्ट दे दिया, यू आर
एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सेव करा मैंने, ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें। अब इसके दरमियान स्पेस चाहिए तो आप प्लस के बाद एक स्पेस दे दें, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आ गया, बिलाल उमैर यू आर एलिजिबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट करवाना है और उन दो वेरिएबल्स के कॉन्कैटिनेशन के पहले या बाद में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप प्लस की मदद से, ये होता है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन, दो टेक्स्ट के दरमियान दो टेक्स्ट को जोड़ने को हम लोग यूज़ करते हैं प्लस का साइन। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉम्प्ट का। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या करता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। प्रॉम्प्ट क्या करता है? अच्छा, प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट हमारे पास इनपुट का काम करता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जिस तरह सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं, सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करते हैं, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई इनपुट चाहिए तो हम उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने बनाया यूज़र इनपुट, एक वेरिएबल बनाया मैंने इक्वल टू प्रॉम्प्ट में मैंने प्रॉम्प्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें मैं करता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, क्या करा मैंने? एक वेरिएबल बनाया मैंने यूज़र इनपुट, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन कॉल करा जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, और इसके पैरेंथेसिस में मैंने एक क्वेश्चन करा यूज़र से, एंटर योर नेम। अच्छा, जब यूज़र वो नेम इनपुट करेगा ना, तो वो जो नेम कोई भी यूज़र कुछ भी इनपुट करे, अपना इनपुट देगा, वो उस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। और जो वेरिएबल के अंदर यूज़र इनपुट के अंदर जो आंसर हमारा सेव होगा, उसको हम चाहे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लोग उसको कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जो हम इनपुट देंगे ना, वो हमारे पास अलर्ट की फॉर्म में आएगा। सेव करा, मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, मैंने रिफ्रेश करा तो देखें मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ था, एंटर योर नेम। तो उसने वही पूछा मुझसे, मैंने लिखा कि बिलाल अहमद। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक करा, देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब ब्राउज़र पे जो मैंने इनपुट डाला था वो इनपुट डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आप कुछ और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, आप मल्टीपल इनपुट भी बना सकते हैं। अगर मैं यूज़र इनपुट, अच्छा अगर मैं करूं, मैं मैथ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकता हूं। अगर मैं यूज़र इनपुट 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, एंटर फर्स्ट नंबर, पहले जो पॉपअप जनरेट होगा, जो पहला पॉपअप आएगा उसमें वो हमसे पूछेगा आप एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब आप अपना फर्स्ट नंबर एंटर करें। उसके बाद फिर मैंने दूसरा इन प्रॉम्प्ट लिया, उसमें सेकंड वैल्यू। उसके बाद फिर मैंने थर्ड नंबर यूज़र से पूछा। अच्छा, जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो इस वेरिएबल में सेव होगा लाजमी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र नंबर डालेगा इन 3 इनपुट्स में, वो नंबर हमारे पास ऐड होके आ जाए। कैसे आएंगे? मैं वार रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या करता हूँ, यूज़र इनपुट जो मतलब पहली वैल्यू प्लस यूज़र इनपुट दूसरी वैल्यू प्लस यूज़र इनपुट
तीसरी वैल्यू, सेव करवाया, रिजल्ट को हमने वेरिएबल नेम कॉपी करा और डिस्प्ले शो करवा दिया। अच्छा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक अच्छी यूआई में दिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ कुछ टैग्स, एडिशन ऑफ 3 numbers which you are given to me the result is this। ठीक है, देखिएगा अब सेव करा मैंने, ब्राउजर पे आते हैं, मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश करा, पहला प्रॉम्प्ट चला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 10, ओके पे क्लिक करा, इसने सेकंड प्रॉम्प्ट चलाया, उसमें भी मैं 10 वैल्यू देना चाह रहा हूँ, ओके करा, फिर इसने तीसरा प्रॉम्प्ट चलाया, उस पर मैंने लिखा 10। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे रिजल्ट भी शो होगा और जो हमने टेक्स्ट लिखा था, कॉन्कैटिनेट करवाया था दो चीज़ों को, वो भी शो होगा। मैंने करा ओके, तो ये देखिए हमारे पास ये। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये हमारे पास ये एडिशन थोड़ी ना हुई है, ये तो हमारे पास ये सारे जो रिजल्ट आए हैं ये तो कॉन्कैटिनेट हो गए। तो क्या होता है कि जो प्रॉम्प्ट है ना जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन, ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। हमने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, हमने नंबर भी दिया इनपुट में, लेकिन क्या करा हमने सब में 10 वैल्यू डाली, उसने यूजर इनपुट 1 की जो वैल्यू है उसको नंबर नहीं सब कंसीडर करा, उसने उसको स्ट्रिंग कंसीडर करा उसकी डेटा टाइप को, क्योंकि प्रॉम्प्ट का जो बैकएंड फंक्शनैलिटी है ना उसमें बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग लेता है। तभी उसने क्या करा, जो हमने 3 इनपुट्स दिए थे 10, 10 और 10, उसने आपको कॉन्कैटिनेशन कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अगर हमें नंबर को एडिशन करवाना है तो सिंपल आप ये करेंगे कि प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा देंगे, प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि अब जो प्रॉम्प्ट वैल्यू लेगा ना वो अब स्ट्रिंग नहीं लेगा, वो अब लेगा नंबर। मैंने सेव करा, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश करा, मैंने वैल्यू डाली 10, उसके बाद मैंने वैल्यू डाली 10, थर्ड टाइम मैंने वैल्यू डाली 10। अब देखिएगा हमारे पास आ गया 30। अगर आपको जो प्रॉम्प्ट है जो कि एक इनपुट है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, अगर आपको प्रॉम्प्ट में कोई नंबर लेना है तो आप सिंपली प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा देंगे, तो वो जो इनपुट गेट करेगा वो नंबर की डेटा टाइप में लेगा, मतलब उसका जो रिजल्ट लेगा वो डेटा टाइप उसकी नंबर हो जाएगी। अगर आप प्लस हटा देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉम्प्ट लेता है इनपुट वो स्ट्रिंग लेगा। उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने 3 प्रॉम्प्ट बनाए हैं, इन तीनों में नंबर सेव होंगे। मैं चाह रहा हूँ इन 3 वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू आए ना उसमें प्लस हो जाए 50, यानी कि जो यूज़र वैल्यू डालेगा प्रॉम्प्ट 1 में, 2 में, 3 में, जो भी वैल्यू डालेगा ना, जो भी वैल्यू जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 10 10 10 डाला था अभी आप लोगों के सामने तो 30 आया था। अगर मैं 10 10 10 डालता हूँ 30, तो जो आंसर आएगा ना 30 उसमें प्लस 50 मतलब आंसर 80 होगा। मैंने सेव करा, चेक करते हैं ब्राउजर पे, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने डाला 10, ओके करा, दूसरी वैल्यू डाली मैंने 10, ओके करा, तीसरी वैल्यू डाली 10, 3 इनपुट हो गए, ओके करा तो 80 आया। क्यों आया? क्योंकि हमने इसका आंसर 30 तो आ गया, लेकिन 30 में हमने बोला 50 भी ऐड कर दो, तो हम इस तरह भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली इनपुट का काम करता है। अगर हमें किसी यूज़र से इनपुट लेना है तो हम प्रॉम्प्ट का फंक्शन कॉल करते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। अभी आप लोगों के सामने मैं प्लस हटा देता हूँ,
जो हमने फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट करा था तो हमने इस तरह करा था। अब जो ये प्रोग्राम लिखा है इसका आंसर 80 आना चाहिए। मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने लिखा 10 10 10, मतलब 3 दफ़ा 10 10 10 और बाद में 50। ये क्यों हुआ ऐसा? इसने कॉनकैटिनेशन क्यों कर दी? क्योंकि प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड पे जो उसका पूरा फंक्शन बना हुआ है उसमें जो ये प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है ना, वो स्ट्रिंग वैल्यू करता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न ना करें, हम इसको इतनी कैपेबिलिटी दें कि हमसे नंबर में इनपुट ले, तो हम प्लस प्रॉम्प्ट से पहले प्लस प्लस लगा देंगे, सेव करेंगे। अब हमसे ये जो इनपुट लेगा ना वो, अब इसकी हमने डेटा टाइप चेंज कर दी, प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा के सेव करा। अब हम चेक करते हैं तो 10, दूसरा इनपुट 10, तीसरा इनपुट 10, 10 हुआ 30 और प्लस 50 80। यहाँ तक बात समझ में आती है? जैसे कि आप लोग नॉर्मली जो फॉर्म फिल करते हैं ना, जैसे सैलानी का, जैसे आप लोगों ने अभी जो फॉर्म फिल करे होंगे यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के जो फॉर्म फिल करे होंगे आपने इंटरनेट पे, तो जो इनपुट होते हैं ना, जैसे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालते हैं, ईमेल डालते हैं अपनी, उन सब वो भी एक जावास्क्रिप्ट का एक इनपुट ही होता है। हम डेटा के हिसाब से उसकी डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। अब जैसे नेम है, अगर हम कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं किसी यूज़र से थ्रू इंटरनेट, अगर हमने पहला इनपुट में उससे पूछा कि एंटर योर फर्स्ट नेम और उसने कोई नंबर डाल दिया, तो हमें पता है कि जो नेम होता है वो स्ट्रिंग में होता है, नंबर में नहीं होता, और नंबर कोई डालता भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वैलिडेशंस होती हैं जो हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। आप में से ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो आप लोगों में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। पहले तो मतलब समझते हैं इफ़ स्टेटमेंट का क्या होता है। इफ़ यानी अगर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आया अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, नीचे आता हूँ, मैं आया यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं एक इनपुट लेता हूँ प्रॉम्प्ट, ठीक है, एंटर वेयर डू यू लिव। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया सिटी का, उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट मतलब एक इनपुट पास कर दिया, एंटर वेयर डू यू लिव। अच्छा, अब टैक्स से ही समझ में आ रहा है वेयर डू यू लिव, तो इसमें जाहिर सी बात है स्ट्रिंग ही आएगा, नंबर नहीं आएगा, तो हमें इसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यूज़र जो कुछ भी डालेगा, जो भी कुछ इनपुट में एंटर करेगा, वो इस वेरिएबल के अंदर सेव होगा। इफ़ स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ़ स्टेटमेंट ये कहता है, इफ़ स्टेटमेंट कंडीशंस को चेक करने के लिए काम आता है। कैसे? अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर इफ सिटी इक्वल टू कराची, अलर्ट ठीक है,
अब इस कोड में क्या हो रहा है कि हमने यूजर से एक प्रॉम्प्ट, एक इनपुट लिया, जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो एक इस सिटी नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। हमने एक कंडीशन बनाई इफ। इफ एक कीवर्ड है, इफ के आगे हमने दिए एक पैरेंथेसिस, ठीक है, जैसे समझने की प्रॉम्प्ट है, इसके आगे जो पैरेंथेसिस है ना, इस तरह। इफ अगर जो यूजर सिटी मतलब जो यूजर वैल्यू डालेगा वो इस वेरिएबल में सेव होगी, अगर जो वेरिएबल में जो सिटी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू सेव होगी, अगर वो वैल्यू जो हमने दी है कराची इसके इक्वल होगी तो ये अलर्ट चलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी यूजर इनपुट डालेगा, जो भी यूजर इनपुट जो हम पॉपअप जनरेट होगा, जो भी यूजर इनपुट डालेगा उसका जो रिजल्ट है वो सिटी नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो ये सिटी नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू सेव है जो यूजर ने डाली है। अगर यूजर की वैल्यू हमारी वाली वैल्यू के बराबर हुई तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ ले, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक कंडीशन हमने चलाई है कि सिटी जो यूजर की जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू के बराबर होगी तो हम अंदर वाला कोड चलाएंगे। ठीक है, मैंने करा सेव। ब्राउजर पे आते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने लिखा कराची, ठीक है, तो आया इट इज अ वंडरफुल सिटी, मतलब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यूजर आया, उसने लिखा लाहौर, ओके करा तो कुछ डिस्प्ले हुआ ही नहीं। तो मतलब हमने ये तो लिख दिया कि अगर यूजर की वैल्यू हमारी वाली वैल्यू के बराबर होगी तो ये वाला मैसेज चला दो, और अगर यूजर की वैल्यू हमारी दी हुई वैल्यू के बराबर नहीं हुई तो फिर क्या मैसेज शो करोगे। इसके लिए होता है हमारे पास एल्स। एल्स में हम लिखेंगे अलर्ट इनवैलिड, ठीक है। अब ये प्रोग्राम का मकसद क्या हुआ कि यूजर वैल्यू डालेगा, जो भी वैल्यू डालेगा वो सिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अभी तक हमने ये देखा था कि इस सिटी की वैल्यू के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो अगर हमारी दी हुई वैल्यू के इक्वल होगी तो हम ये वाला मैसेज चला देंगे। और फिर हम चला के देखा था तो कराची लिखा था तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया था। लेकिन जब हमने लाहौर लिखा था तो उसके बिहाफ पे कोई रिजल्ट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो उसके बिहाफ पे जो हमारा काम करता है वो हमारा एल्स करता है। अब क्या होगा, मैंने सेव करा, मैं अब आया ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, मैंने वैल्यू डाली कराची, ओके करा तो इट इज़ अ वंडरफुल सिटी। उसके बाद दोबारा मैंने रिफ्रेश करा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मैंने डाली लाहौर, मैंने वैल्यू इनपुट की, ओके क्लिक करा तो इनवैलिड आ गया। मतलब जब यूजर आए ना तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है कोई वेबसाइट यूजर एक्सेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है यूजर यूआई सब कुछ चीज देखता है, तो यूजर कुछ भी डाले हमें उसके बिहाफ पे कोई ना कोई मैसेज देना ही होगा, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने मैंने ये इतना कोड लिखा था, अभी मैंने सेव करा, मैंने ओके करा, रिफ्रेश करा, मैंने लिखा कराची, जो मैंने वैल्यू दी और जो यहाँ पे दी हुई वैल्यू है वो मैच हो गई तो ये अलर्ट वाला कोड चल जाएगा। ब्राउज़र पे आया, ओके करा तो इट इज़ अ वंडरफुल सिटी। लेकिन अगर यूज़र कराची के अलावा कुछ डालेगा, ओके करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, तो यूज़र जब लाहौर डालेगा तो कुछ अगर हम उसको बताएंगे नहीं कि इनवैलिड, कुछ मैसेज देंगे नहीं तो उसका तो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि यूज़र कुछ भी डाले ना उसके बिहाफ में हमें कुछ ना कुछ मैसेज दिखाना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने कहीं अकाउंट बनाया होगा फेसबुक, अमेजोन में, तो ज़्यादातर ऐसा होता है पासवर्ड के टाइम पे ऐसा होता है कि पासवर्ड 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए,
स्पेशल करेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। हम डालते हैं कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ नंबर डाल देते हैं, हम एंटर सबमिट करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो पासवर्ड पे एरर आ जाता है कि स्पेशल करेक्टर भी यूज़ करें। तो कोई ना कोई हमें मैसेज दिखाना पड़ता है अगर कोई यूज़र गलती करता है किसी भी तरीके की। तभी हमने यहाँ पे एल्स लगाया कि अगर यूज़र कराची के अलावा कुछ एंटर करता है तो उसके बिहाफ पे हमें ये रिजल्ट शो करना है। अगर यूज़र की दी हुई वैल्यू हमारी दी हुई वैल्यू के बराबर नहीं होगी तो ये इफ़ का जो ब्लॉक है ना, ये इफ़ का एक ब्लॉक है, आप देख रहे हैं, ये एल्स का ब्लॉक है, ये इफ़ का ब्लॉक है। तो इफ़ का ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब यूज़र की वैल्यू कराची हमारी दी हुई वैल्यू के मुताबिक हो जाएगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला कोड टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ये एक सिंपल सा कोड है इफ़ स्टेटमेंट को समझाने के लिए। उसके बाद हम लोग एक और काम करते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्कोर 0, मैंने एक वेरिएबल दिया, स्कोर नाम का वेरिएबल दिया, उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0, ठीक है। अगर यूज़र का आंसर हमारे दिए हुए आंसर के मुताबिक होता है तो हम ये कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा अलर्ट का, उसके साथ साथ स्कोर में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्कोर को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक, मैंने सेव करा, ब्राउज़र पे चलते हैं, मैंने लिखा कराची, इट इज़ अ वंडरफुल सिटी, और जो स्कोर का जो पहली वैल्यू थी 0 वो हो गई 1, ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत सारी हैं, ये तो सिंपल एक सिंटैक्स समझ लें कि किस तरह इफ एल्स यूज़ होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर और भी चीज़ें, लॉजिकल, अर्थमेटिक और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, फिर नेस्टेड इफ एल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जितना पढ़ाया है ना वो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है उसकी, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक ये छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। एक ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कोड पे आते हैं, हमने अपनी एक वेरिएबल बनाया एज, ठीक है। एंटर योर एज, हमने यूज़र से इनपुट लिया, आप अपनी एज को एंटर करें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इफ का कीवर्ड बनाया। अब मैं बोलता हूँ कि एज अगर ग्रेटर होगी 20 से तो अलर्ट शो हो जाए यू आर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद अगर ना हो 20 से ग्रेटर उसकी एज तो अलर्ट शो हो जाए यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सेव करा, ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, एज डाली मैंने 22, तो यू आर एलिजिबल, क्योंकि जो मैंने इनपुट दिया है 22 वो 22 एज यहाँ पे आ गई, तो 22 20 से बड़ा है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला कोड एल्स वाला टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने
फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, ओके करा, मैंने दोबारा रिफ्रेश करा, मैंने दी हुई है वहाँ पे 20। अब अगर मैं डालता हूँ 20, ओके क्लिक किया, तो यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? हमने तो यहाँ पे 20 रखा है, तो 20 ग्रेटर देन 20 तो हो जाना चाहिए एग्जीक्यूट, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 20 ग्रेटर 20 के बराबर होता ही नहीं है। एक कंडीशन में हो सकता है कि अगर हम इसके आगे इक्वल टू लगा दें, ठीक है, ऐसे करके लगा दें, तो अब हो जाएगा 20 के इक्वल। ठीक है, सेव करा, ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मैंने लिखा 20, ओके करा, यू आर एलिजिबल। ठीक है, हमने ही कहा अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, मतलब एज 20 हो लेकिन 20 से ज़्यादा भी हो। इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि 20 नहीं होनी चाहिए, 20 बराबर नहीं होनी चाहिए, 20 से अबव होनी चाहिए, 21 हो जाए। मैंने सेव करा, रिफ्रेश करा ब्राउज़र को, तो 21 हो जाएगी, लेकिन दोबारा रिफ्रेश करता हूँ 20 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि 20 ग्रेटर देन 20 फॉल्स होता है। तो अगर हम चाहते हैं हम 20 लिखें, हम 20 ईयर्स के हैं, तो ग्रेटर देन से के बाद इक्वल टू डाल दें। ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करा, अब हम डालेंगे 20, तो यू आर एलिजिबल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने डॉक्स पे। उसके बाद हमारे पास होता है लेस देन। ठीक है, मैंने दिया एज लेस देन। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 20 तो नहीं होगा, 20 से नीचे होगा, 19 होगा, 18 होगा। मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश करा, 19 एंटर करा, यू आर एलिजिबल। रिफ्रेश करा, अगर मैं 20 डालूंगा ना तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अच्छा, अगर चाहते हैं कि लेस देन के साथ 20 भी ले तो आपको इक्वल टू लगा देना। तो अब ये क्या होगा कि 20 से लेस तो हो लेकिन 20 भी हो, लेस देन एंड इक्वल टू। ये चीज़ कहलाती है हमारे पास, इक्वल टू हटा दे, कहलाता है लेस देन। लेकिन अगर मैं लेस देन के पहले इक्वल टू लगा दूं ना, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब लेस देन भी है उस नंबर से लेकिन बराबर है। दो चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास इक्वल इक्वल टू। ठीक है, सेव करा, ये क्या करता है, अब मैंने डाली 22, यू आर नॉट एलिजिबल। इक्वल टू क्या करता है, बराबर, मतलब एज जो भी हो, मतलब एज अगर 20 होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। मतलब एज में अगर यूज़र 20 डालेगा और हमारी दी हुई वैल्यू, ये दोनों बराबर होंगी, ये वही चीज़ हो गई जो हमने यहाँ पे ऊपर की थी। आई थिंक मैंने हटा दिए, लेकिन ये यही चीज़ होगी जैसे अभी मैंने जो इफ़ स्टेटमेंट बनाई थी कराची का, कि यूज़र अगर कराची डालेगा और हमारी दी हुई वैल्यू कराची अगर दोनों इक्वल होंगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह यहाँ पे भी है, इक्वल टू होना चाहिए। तो ये अच्छा, इसमें बात आती है फिर ट्रिपल इक्वल टू। इसमें भी आंसर वही होगा। अगर मैं दूंगा ना 20 तो एलिजिबल। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे दी ट्रिपल इक्वल लगाया, मैंने रिफ्रेश करा, 21 दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, डबल, जैसे डबल इक्वल टू है ना, डबल इक्वल टू आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज को चेक करता है कि दोनों वैल्यूज अगर बराबर हैं तो मैं ये जो इफ स्टेटमेंट का जो कोड है ये एग्जीक्यूट कर दूंगा। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, मैंने सेव करा, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने डाली 20, तो ये दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों दे रहा है, वजह मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिपल इक्वल टू
वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। अब एज में मैंने डाली 20 और यहाँ पे 20 है, वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप चेंज है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। ये जो हम प्रॉम्प्ट ले रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग में ले रहे हैं। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? मतलब ये वैल्यू तो हमारी सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है। इसकी ये हमने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, तो नंबर और स्ट्रिंग बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, दोबारा हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करा, 20 डालेंगे तो यू आर एलिजिबल। अब वैल्यू भी सेम हुई है और डेटा टाइप भी। अच्छा, उससे पहले हम ये कर रहे थे, हम 20 डाल रहे थे तो यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा था। वजह बता दी थी कि ये स्ट्रिंग ले रहा था, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है। अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं, 20 को सेव करूं, तो अब हमारे पास, अब हमें प्रॉम्प्ट में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 20 लिखेंगे तो यू आर एलिजिबल, मतलब हमने जो वैल्यू दी है वो भी स्ट्रिंग में और जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी है वो भी स्ट्रिंग में। तो ये दोनों चीज़ें जब मैच होंगी तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम लोग, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई कंपैरिजन ऑपरेटर में, नॉट का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने बनाया var रोल नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया और उस प्रॉम्प्ट में मैं यूज़र से मांग रहा हूँ कि आप अपना रोल नंबर दो इस इनपुट में, और मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा क्योंकि जो रोल नंबर है वो नंबर में होता है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि सपोज कर लें किसी जगह एग्ज़ाम हो रहा है और जो एग्ज़ाम में जिन स्टूडेंट्स ने फीस पे की होगी एग्ज़ाम की, वो एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और जिन स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमारा अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि हम यूज़र से बारी बारी उनकी सीट पे जाएंगे और उनसे, या फिर गेट पर कर लेते हैं कि गेट के पास हम लोग स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंटर करके देखते रहेंगे। अगर हमारे पास लिस्ट होगी कि जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट नहीं करी होगी एग्ज़ाम की वो नहीं बैठेंगे, तो हम वो नंबर चेक करेंगे कि वो नंबर कहीं यूज़र के नंबर रोल नंबर से मैच तो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी रोल नंबर के वेरिएबल के नेम के अंदर यूज़र अपना रोल नंबर डाल देगा। ठीक है, मैंने कहा इफ़ अगर रोल नंबर बराबर नहीं है, मैं सब बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कोड लिख लूँ। ठीक है, अब समझें, जो यूज़र अपना रोल नंबर डालेगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा रोल नंबर के। मैंने कहा रोल नंबर में जो ये वैल्यू सेव होगी, सॉरी मैंने स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पे, रोल नंबर में जो वैल्यू सेव होगी अगर वो बराबर नहीं होगी, देखो ये एक नंबर है, समझ लें कि ये एक रोल नंबर है, इस रोल नंबर ने ना फीस पे नहीं करी एग्जाम की तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन क्या है, शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन का मार्क आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 120 1 2 3 4 5 यह रोल नंबर इसके बराबर अगर नहीं है तो ये वाला चल जाए, और अगर ये रोल नंबर इसके बराबर है तो ये चल जाए। नॉट इक्वल टू मतलब जो रोल नंबर देगा वो अगर इसके बराबर नहीं है तो ये चल जाए, ऐसी बात है। हम इस रोल नंबर वाले बंदे को पकड़ेंगे ना, हम इसको अंदर जाने देंगे ही नहीं क्योंकि इसने फीस पे नहीं करी एग्जाम की। तो हमने कोड ये लिखा है कि रोल नंबर जो डालेगा बंदा, अगर वो उस रोल नंबर के बराबर नहीं होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये वाला रोल नंबर दिए हुए यूज़र के रोल नंबर के मुताबिक होगा तो हम उसको बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम।
सेव करा। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करा, मैं डालता हूँ 4 5 6 7 8, ओके करा। ठीक है, तो ये आया। एक मिनट मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। देखो, अ, दरअसल जो नॉट वाली कंडीशन है ना, इसमें ना एल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखो मतलब क्या है कि अगर ये वाला रोल नंबर हमारे दिए हुए रोल नंबर के मुताबिक होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, ये हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो एलिजिबल होगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रोल नंबर डाला 1 2 3 4 5। एक मिनट, दोबारा रिफ्रेश कर, दोबारा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। सेव करा, रिफ्रेश करा, 1 2 3 4 5, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश करा, मैंने डाला 6 5 4 3 2। ठीक है, ठीक है। वो दरअसल मैसेज मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, तब ये प्रॉब्लम आ रही थी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। अगर हमारा अगर यूज़र का रोल नंबर हमारे दिए हुए रोल नंबर के मुताबिक नहीं होगा तो ये अलर्ट चलेगा, और अगर हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने डाला 1 2 3 4 5, हमारे दिए हुए मुताबिक हुआ, मतलब एल्स वाला कोड चलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल। रिफ्रेश करा 4 5 6 7 8, ओके करा तो इफ़ वाला कोड चला। दोबारा बता देता हूँ, नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर यूज़र की दी हुई वैल्यू हमारी दी हुई वैल्यू के मुताबिक नहीं होगी, मतलब जाहिर सी बात है कि जब नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि जो यूज़र ने रोल नंबर डाला है वो हमारे दिए हुए रोल नंबर के मुताबिक नहीं है। मतलब नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो ये वाला मैसेज चला दो, और अगर ये वैल्यू रोल नंबर में जो वैल्यू है वो उसके बराबर है तो ये चला दो। सिंपल ये मतलब है इसका। प्रॉम्प्ट से पहले हम प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्ट्रिंग वैल्यू देता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट में हम नंबर दें तो प्रॉम्प्ट से पहले हम प्लस लगाते हैं ताकि जो प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू आए वो नंबर में आए। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। Right, class. So I hope that you people enjoyed learning JavaScript. Wish you best of luck. JavaScript has now already started. Inshallah, we are going to cover it with the best of our capability. और उसके थ्रू इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।